Hello, friends. Myself Sohan Jha, and today I am going to teach some basic chapters. Basic English grammar means from starting. When we start any language, it starts with the smallest unit of any language, that is called letters. Let's start now. If you don't understand English language clearly, then I will explain everything in Hindi also. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास बेसिक इंग्लिश ग्रामर का। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर चूँकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्लासेस नहीं आ पा रहे, डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण से वो कोचिंग संस्थान पे नहीं आ पाते हैं। तो उनके लिए मैं यूट्यूब पे कुछ यूज़फुल वीडियोस बनाता हूँ जिसमें कम समय में ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। मेरा कोचिंग जो है एक समस्तीपुर में काशीपुर जगह है, वहाँ पे अल्टीमेट इंग्लिश वर्कशॉप नाम से चलता है, जहाँ मैं अलग अलग बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनकी तैयारी करवाता हूँ। तो कोचिंग का जो नाम है मेरा वो है अल्टीमेट इंग्लिश वर्कशॉप, और यहाँ मैं बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स जैसे कि बैंक, एसएससी, पुलिस, डिफेंस, टीईटी, यूपीएससी और भी बहुत सारे परीक्षाएं होती है जिनको आप पहले से भी काफ़ी जानते होंगे। तो उसमें जो अंग्रेजी विषय पूछी जाती है उसके लिए मैं पूरी अंग्रेजी यानी कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स वहाँ पे करवाता हूँ। कंप्लीट इंग्लिश का मतलब होता है कि आपको इसमें शुरुआत से अंत तक, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको सिखाया जाता है। इसमें बेसिक इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, अप्लाइड इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, साथ ही साथ कुछ सेट प्रैक्टिस भी दिए जाते हैं। और एक दूसरा मेरा कोचिंग संस्थान है जो मैं अपने विलेज में चलाता हूँ, जिसका नाम है इंग्लिश एक्सप्रेस कोचिंग। इसका मेन पर्पस है गांव के सभी बच्चों को बेसिक इंग्लिश की जानकारी देना। बेसिक इंग्लिश कहने का मतलब है कि जब आप खास करके बिहार बोर्ड से पढ़ रहे होते हैं तो आप 6th से लेके 10th के बीच में अंग्रेज़ी की बहुत सारी चैप्टर्स को देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश चूँकि बिहार बोर्ड में 10th के परीक्षा में अंग्रेज़ी के नंबर को नहीं शामिल किया जाता, आप उसमें पास या फेल हों कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए विद्यार्थी उसमें खास ध्यान नहीं देते, रुचि नहीं रखते और अच्छे टीचर्स भी नहीं मिलते अंग्रेज़ी के। और आप 6 से 10th के बीच में जो फाउंडेशन होता है, जो नींव होता है अंग्रेज़ी का, वो पढ़ नहीं पाते हैं। और आगे चल के इसी कारण से आपको जब आप नौकरी की तैयारी में जुटते हैं तो आपका बेस कमज़ोर होने की वजह से, आपका बेसिक इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर होने की वजह से आप वहाँ पे अंग्रेज़ी के अपर लेवल को यानी कॉम्पिटिशन लेवल को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके, चैप्टर वाइज करके बेसिक इंग्लिश की जानकारी यूट्यूब चैनल पर भी डालता रहूँगा। और यदि आप मेरे कांटेक्ट में हैं और आप मेरे घर के आसपास रहते हैं तो आप मुझसे आके कोचिंग संस्थान पर भी अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। और आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरा जो कांटेक्ट नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 88 73 55 0985। किसी भी तरह का जानकारी अंग्रेज़ी से संबंधित या कॉम्पिटिशन से संबंधित, कैरियर से रिलेटेड, कैरियर काउंसलिंग, हर चीज़ के लिए आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे आप फ्री टाइम में कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लासेस को। तो ये है बेसिक इंग्लिश की क्लास। बेसिक इंग्लिश में पहले हम सिलेबस को जानेंगे कि पूरा सिलेबस क्या है इसका। तो पूरा जो सिलेबस है वो 1 बाय 1 एकदम शुरुआत से मैं लिख रहा हूँ। आप भी एक नोट्स बनाएं और उसमें आप पूरा कंप्लीट डिटेल को यहाँ से फिलअप करना शुरू करें। तो सबसे छोटी यूनिट होती है लेटर। लेटर को हम लोग हिंदी में कहते हैं अक्षर, व्याकरण में इसको अक्षर कहेंगे। वैसे इसका एक और अर्थ निकलता है पत्र या चिट्ठी। जब लेटर को कंबाइन करते हैं तब वहाँ पे फॉर्मेशन होता है वर्ड का, जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द।
लेटर अंग्रेजी भाषा की या किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। जब आप लेटर को कंबाइन करते हैं और उसका एक अर्थ आता है तो उसी को हम लोग वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। और जब आप शब्दों को जोड़ते हैं, जब आप वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, उसका अगर एक मीनिंग आता है तब उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। और अगर वाक्य को आप तोड़ें, वाक्य को आप ब्रेक करें, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स उसके बनते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब है जो भी हम बोलते हैं वो सबका सब स्पीच है, और स्पीच के टुकड़े को, अंश को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं। पहला है नाउन, किसी भी चीज़ का नाम, कोई भी चीज़ का जो नाम होगा वही नाम यानी नाउन कहलाएगा। आप हिंदी में ज़्यादा डिटेल में ना जाएं क्योंकि इससे आपका नुकसान ही होगा। हिंदी में व्याकरण को सीखना फ़ायदेमंद नहीं है। आगे चल के आपको जो भी एग्जामिनेशंस देने हैं उसमें इंग्लिश में ही आपको हर चीज़ समझना होगा। तो नाउन का मतलब है नेमिंग वर्ड्स, नाम बताने वाला शब्द। अब है कि अगर बार बार आप एक नाउन को रिपीट करेंगे, 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे एक ही वाक्य में, तो वो ख़राब लगता है। जैसे आप एक नाउन को रिपीट करिए बार बार कि रंजन रंजन के पिताजी से रंजन के लिए पैसे मांगता है, तो अजीब लगता है वाक्य संरचना सुनने, लिखने और बोलने में। तो आप वाक्य में जब नाउन को रिपीट करते हैं तो वो ग्रामर एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए हम नाउन को रिपीट ना हो इसके लिए एक दूसरे टर्म्स का, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं और वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब है, अगर इसको आप ब्रेक करके देखिए तो इसमें 2 आपको मिलेगा पार्ट, एक है प्रो, दूसरा है नाउन। प्रो का मतलब होता है के लिए, यानी इंग्लिश में फॉर। तो नाउन के लिए आने वाला, नाउन के बदले में आने वाला प्रोनाउन कहलाता है। नाउन के बदले में आने वाला प्रोनाउन कहलाता है। अब है कि नाउन या प्रोनाउन, जब भी हम बात करेंगे नाउन या प्रोनाउन की, तो इसमें बहुत सारी इसकी विशेषताएं होंगी। जैसे कोई एक लड़का है, अच्छा है, बुरा है, नाटा है, गोरा है, काला है, लंबा है, तो कुछ भी आप किसी नाउन के बारे में कहते हैं तो वो उसका विशेषता बता रहा, उसको डिस्क्राइब कर रहा, तो ये कहलाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में गौर से देखिए, ए डी, ये जो शब्द है ए डी, ये आया है ऐड से। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, ऐड का मतलब होता है जोड़ना। तो एडजेक्टिव का मतलब है जोड़ने वाला शब्द। तो ये जोड़ेगा किस में, नाउन या प्रोनाउन में। तो नाउन या प्रोनाउन में जोड़ने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे लड़का, गोरा लड़का, तो गोरा क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे ही आप नाउन के पीछे एक शब्द लगाएंगे, स्मार्ट बॉय, क्लेवर पर्सन, नाउन के पीछे जो भी शब्द आप लगाएंगे वो उसके लिए एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब यानी काम का बोध करवाने वाला। वर्ब मतलब एक्शन, काम, डूइंग वर्ड्स। तो जिससे किसी काम का पता चले वही कहलाएगा वर्ब। कोई भी काम, हंसना, रोना, खेलना, बैठना, उठना, जागना, पढ़ना, सोना, पढ़ाना, ये सब के सब जो काम का बोध करवाने वाले शब्द हैं, ये सब के सब वर्ब कहलाते हैं। अब है कि वर्ब के बारे में कुछ हमको बताना है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, मैं प्रतिदिन 2 बार पढ़ता हूँ। तो पढ़ने का काम कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कितनी बार होता है, कितना होता है, ये सारी जानकारी जो है हमें मिलती है जिस शब्द से, वो कहलाता है एडवर्ब। इसमें देखिए 2 पार्ट है, ए डी प्लस वर्ब। ए डी मतलब ऐड करना, जोड़ना, तो ये क्या करता है, वर्ब में ऐड करता है, वर्ब में ऐड करने वाला। तो ये वर्ब का एक तरह से क्या कर रहा, वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये वर्ब का मॉडिफायर कह सकते हैं। मॉडिफायर का मतलब होता है मॉडिफाई करने वाला। तो मॉडिफाई मतलब है बेहतर बनाना, उसको और सुधारना। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला, वर्ब को और बेहतर बताने वाला, वर्ब में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने वाला, वही कहलाएगा एडवर्ब। अब है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अगर इसको ब्रेक किया जाए तो इसमें आपको 2 शब्द मिलते हैं, एक है प्री और दूसरा है पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब है पहले, और इसका जो एंटो है, एंटोनिम्स है, विपरीत शब्द है, वो है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। जैसे आप प्रीपेड सिम यूज़ करते हैं, प्रीपेड सिम का मतलब होता है पहले पेड करिए फिर इस्तेमाल करिए। दूसरा है पोस्ट पेड सिम, यानी पहले आपको इस्तेमाल करना है, बाद में पेड करना है। तो प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में। प्री लगा है यानी पहले, पोजीशन यानी स्थिति। तो जो किसी के पहले आए और उसका पोजीशन बताए वही कहलाएगा प्री पोजीशन। जैसे एक कप जो है टेबल के ऊपर रखा है, तो इन इंग्लिश देयर इज़ अ कप ऑन द टेबल, देयर इज़ अ कप ऑन द टेबल। तो उस सेंटेंस में जो ऑन का प्रयोग है वो किया गया है कप का पोजीशन बताने के लिए टेबल के साथ। ये ऑन शब्द कहलाएगा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब क्या, इसको भी ब्रेक करिए तो कन और जंक्शन।
जंक्शन आप सुने होंगे, जैसे कि समस्तीपुर जंक्शन, पटना जंक्शन। तो जंक्शन यानी जोड़ने वाला, वो दो डायरेक्शंस को, रूट्स को, दो जगह के गाड़ियों को जोड़ता है। तो कंजंक्शन भी जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है? तो ये शब्दों को जोड़ता है, वाक्यों को जोड़ता है, वाक्यांशों को जोड़ता है, पदबंधों को जोड़ता है। तो ये किसी को भी जोड़ता है, वो कंजंक्शन कहलाता। जोड़ने वाला शब्द कंजंक्शन कहलाता है। और लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। तो आपको इसमें कुछ इस तरीके से देखना है कि TER हटा के पढ़िए, इंजेक्शन। व्हेन यू गेट इंजेक्शन, हाउ यू फील दैट टाइम? तो दैट टाइम यू फील सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन द माइंड और बॉडी, कि एक अचानक से मजबूत एहसास आपके अंदर उठता है। तो वो जो शब्द आपके मुंह से उस समय निकलेगा, आह, ऊह, ओह, अलास, हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, ये सारे शब्द जो अचानक से आने वाले हैं, जो एक मजबूत एहसास को दर्शाते हैं, तो वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन। अगर इसको सिंपली कहा जाए तो ये सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग वर्ड्स हैं। ये माइंड के उस फीलिंग को बताते हैं जो सडनली आते हैं और बहुत ही स्ट्रांगली वर्क करते हैं। तो उन एहसास को दर्शाने वाले शब्द कहलाते हैं इंटरजेक्शन। इंग्लिश में बहुत सारे इंटरजेक्शन हैं, हम लोग हिंदी में भी बहुत सारे इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी सारे चैप्टर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये तो थी सिलेबस के बारे में। इसके अलावा सिलेबस में ये तो ग्रामर का पार्ट है, इसमें आपको जो है ट्रांसलेशन पढ़ना होता है। ट्रांसलेशन बहुत ही ज़रूरी है उन विद्यार्थियों के लिए जो आगे चल के स्पोकन करना चाहते। ट्रांसलेशन जब भी करें बाइलिंगुअल करें। अगर आप सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सपोज़ करिए कि आपको बात करना है किसी से, बात करने में आप हिंदी में सोचते हैं, अंग्रेज़ी में उसको ट्रांसलेट करते फिर बात करते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है आपको हिंदी टू इंग्लिश का, हिंदी टू इंग्लिश का। लेकिन जब आप परीक्षा दे रहे होंगे, इंग्लिश का पेपर होगा, तो वहाँ पे आप इंग्लिश से हिंदी में समझते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है आपको इंग्लिश टू हिंदी का। तो ट्रांसलेशन जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो बाइलिंगुअल करेंगे। इसके अलावा आपका जो है एक सेक्शन है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर का मतलब होता है सेंटेंस का बनावट। स्ट्रक्चर का मतलब है सेंटेंस का संरचना। तो पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब भी आप सेंटेंस को चेंज करते हैं, उसको अलग अलग मीनिंग के लिए अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में बिठाते हैं, तो वही स्ट्रक्चर चेंजिंग कहलाता है। जैसे पॉजिटिव, उसी में आप नॉट का मीनिंग देना चाहते हैं, नो का मीनिंग देना चाहते हैं, तो आप निगेटिव बनाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में है। जैसे एक सेंटेंस है कि ही राइट्स अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर, डज ही नॉट राइट अ लेटर, वाई डज ही राइट अ लेटर, वाई डज ही नॉट राइट अ लेटर। ये हम चेंज किए हैं पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, यस नो क्वेश्चन में पॉजिटिव निगेटिव और WH क्वेश्चन में भी पॉजिटिव निगेटिव। तो ये है सिलेबस के बारे में, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। पूरे पेज को एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम इसी को 1 बाय 1 एक चैप्टर को लेकर फिर आगे चलेंगे। हर एक वीडियो में 1 बाय 1 एक चैप्टर को डील करेंगे। तो आपको अगर कुछ भी पूछना है या सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो सेशन तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर मेरा सब्सक्राइबर 1000 प्लस चला जाता है तो मैं लाइव क्लासेस भी आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करूँगा। तो आपको टारगेट रखना है कि सब्सक्राइबर की संख्या 1000 प्लस हो, जिससे मैं फ्री में आपको लाइव क्लास दे सकूं, आपको कंप्लीट इंग्लिश की जानकारी दे सकूं और आपके हर उस चीज़ को पूरा कर सकूं जो कि कॉम्पिटिटिव व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो माई सेल्फ सोहन झा, और यहीं पे मैं आपसे आज विदा लेता हूं। अगले वीडियो के बारे में आप सजेशन दे सकते हैं, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक करिए, और कुछ कहना है आपको, कुछ बताना है आपको, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो चीज़ मैं आपको जवाब दूंगा उसका। और ज़रूर मस्ट ये चीज़ ज़रूर करना है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे 1000 प्लस का टारगेट जल्द पूरा हो जाए और मैं लाइव क्लासेस लेके आपके लिए आ सकूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।